एमपीपीएससी मेंस लेक्चर एंड आंसर राइटिंग प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा लेक्चर जीएस पेपर 2 पार्ट ए भारतीय संविधान एवं शासन व्यवस्था से संबंधित है। आज के हमारे इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे संविधान की प्रस्तावना। इस लेक्चर में हम संविधान की प्रस्तावना को डिस्कस करेंगे। मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रस्तावना में शामिल सभी अर्थों को यहाँ पे समझेंगे। इसके साथ ही साथ प्रस्तावना से जुड़े हुए जो संविधान संशोधन है उन्हें यहाँ पे डिटेल में डिस्कस किया जाएगा और प्रस्तावना से ही कनेक्ट करने वाले सुप्रीम कोर्ट के सभी जजमेंट यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे, ताकि मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई भी क्वेश्चन यदि बनता है प्रस्तावना से तो वो आप उससे डील कर पाए। इसी के साथ साथ इस लेक्चर के लास्ट में हम प्रस्तावना से जुड़े हुए जो क्वेश्चंस हो सकते हैं, मॉडल क्वेश्चंस, उनको भी यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। इसमें हम सबसे पहले समझते हैं प्रस्तावना की भाषा। भारतीय संविधान में प्रस्तावना में क्या क्या चीज़ों को शामिल किया गया है इसे समझते हैं। तो सबसे पहले प्रस्तावना को समझते हैं। भारत का संविधान उद्देशिका या प्रस्तावना, इसकी भाषा कुछ इस प्रकार है। हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतत् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो ये जो पूरी उद्देशिका है ये भारतीय संविधान की प्रस्तावना है। इसी के अंतर्गत सभी चीज़ों को शामिल किया गया है और प्रस्तावना के अंतर्गत बताया गया है कि संविधान के उद्देश्य क्या होंगे। इससे जुड़ी हुई चीज़ों को यहाँ पे अभी डिटेल में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले डिस्कस करते हैं प्रस्तावना में शामिल शब्दों के अर्थ। प्रस्तावना में शब्दों में संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न शब्द शामिल था। इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है राज्य अपने आंतरिक एवं बाह्य मामलों में निर्णय लेने में स्वतंत्र है। अर्थात राज्य के द्वारा आंतरिक मामलों में और बाह्य मामलों में निर्णय लेने में राज्य स्वतंत्र होगा। बिना किसी दबाव के, बिना किसी बाहरी शक्ति के हस्तक्षेप के राज्य अपने आंतरिक और बाह्य मामलों में निर्णय ले सकता है। इसके बाद नेक्स्ट है लोकतांत्रिक। लोकतांत्रिक शब्द का अर्थ क्या है? राज्य का शासन जनता के द्वारा संचालित होना। जब राज्य का शासन जनता के द्वारा संचालित हो अर्थात शासन के संचालन में जनता की भागीदारी हो तो उस प्रकार की व्यवस्था को कहा जाता है लोकतांत्रिक व्यवस्था। इसके बाद अगला शब्द है गणराज्य या गणतंत्र। गणराज्य का अर्थ क्या होता है? राज्य का प्रमुख हेड ऑफ स्टेट जनता के द्वारा निर्वाचित हो। अर्थात राज्य के स्तर पे जो भी प्रमुख के स्तर की जो पद होगा, राज्य का जो प्रमुख होगा, हेड ऑफ स्टेट होगा, सर्वोच्च जो अधिकारी हो राज्य का, उसका निर्वाचन यदि जनता के द्वारा हो रहा है तो ऐसी व्यवस्था को कहा जाएगा गणराज्य या गणतंत्र। और राजतंत्र ठीक इसके विपरीत क्या होगा कि राज्य का प्रमुख का जो पद हो वो वंशानुगत हो, वंश के आधार पर हो, निर्वाचन के आधार पर न हो, तो ऐसी परिस्थिति में उसे कहा जाएगा राजतंत्र। जबकि गणतंत्र शब्द या गणराज्य शब्द का अर्थ क्या होगा? राज्य का प्रमुख जो हो, हेड ऑफ स्टेट जो होगा, वो जनता के द्वारा निर्वाचित होगा। इसके बाद अगला शब्द है न्याय। न्याय की बात की गई है तो संविधान की प्रस्तावना में कुल 3 प्रकार के न्याय शामिल हैं: सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। यहाँ पे ध्यान रखना है कि न्याय में 3 प्रकार के न्यायों की बात की गई है। सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने की बात हुई है, आर्थिक न्याय सुनिश्चित करने की प्रस्तावना में बात की गई है और राजनीतिक न्याय को सुनिश्चित करने की प्रस्तावना में बात की गई है। प्रीलिम्स के हिसाब से भी ये फैक्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू में जो 3 मार्कर में जो क्वेश्चंस होता है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट है स्वतंत्रता की बात है। इसके बाद और स्वतंत्रता में क्या शामिल है?
प्रस्तावना में 5 प्रकार की स्वतंत्रता शामिल है, जो इस प्रकार है। सबसे पहले 5 प्रकार की स्वतंत्रताएं क्या है और उनके अर्थ क्या है, इसको समझते हैं। तो 5 स्वतंत्रताओं में जो स्वतंत्रताएं है वो है विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। विचार के बाद में यहाँ पे अभिव्यक्ति शब्द लिखा गया है। विचार का अर्थ है कि अपने विचारों को प्रकट करना, किसी भी प्रकार के विचारों में मतलब विचार को भाषा के माध्यम से प्रकट करना, बोली के माध्यम से प्रकट करना। और अभिव्यक्ति का अर्थ है अपने भावों को, अपने विचारों को व्यक्त करने के जितने भी प्रकार के तरीके हो सकते हैं, जिसमें एक तरीका जो मतलब उदाहरण के रूप में समझे तो पेंटिंग या कविताओं के माध्यम से विचारों को प्रकट करने की बात हो। इस प्रकार से यदि अभिव्यक्ति, तो वो श्रेणी अभिव्यक्ति की श्रेणी में आ जाएगी। विश्वास की यदि बात की जाए तो विश्वास के अंतर्गत कौन सा, किसी विचारधारा के ऊपर विश्वास रखना, किसी सिद्धांत के ऊपर विश्वास करना। इस प्रकार से जो विश्वास करने की पद्धति है उसे विश्वास के अंतर्गत जोड़ा गया है। धर्म की स्वतंत्रता का अर्थ है यहाँ पे स्वतंत्रता में कि आप किसी धर्म में आस्था रख सकते हैं, किसी धर्म के पद्धतियों में आस्था रखी जा सकती है। व्यक्ति आस्था रखे या न रखे, दोनों भी प्रकार की चीज़ें इसमें शामिल हो सकती है। इसके बाद में उपासना की अर्थ है धर्म के जो भी रीति रिवाज है, धर्म से संबंधित जो भी पूजा पाठ की पद्धतियाँ है, धर्म से संबंधित जो भी रिचुअल्स है, इन सभी चीज़ों के ऊपर जो उसका जो सेट होगा उसे हम कहते हैं उपासना की पद्धति। तो उपासना की स्वतंत्रता भी यहाँ पे शामिल है। इस प्रकार से 5 स्वतंत्रताएं भारतीय प्रस्तावना के अंतर्गत बताई गई है। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता है। इसके बाद नेक्स्ट है समता या समानता। इसमें प्रतिष्ठा एवं अवसर की समानता को शामिल किया गया है। यहाँ पे ध्यान रखना है, समानता 2 प्रकार की भारतीय संविधान की प्रस्तावना में बताई गई है। एक प्रतिष्ठा की समानता, दूसरी अवसर की समानता को यहाँ पे शामिल किया गया है। इसके बाद नेक्स्ट है बंधुत्व या फर्टर्निटी। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में व्यक्ति की गरिमा एवं राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाले बंधुत्व को बढ़ाने की बात की गई है। यहाँ पे डिटेल में समझना है क्या चीज़ है। व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता को बढ़ाने के लिए बंधुत्व की बात की गई है। अर्थात व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने के लिए जिस भी प्रकार के प्रयास हो सकते हैं उस प्रकार के प्रयासों को यहाँ पे शामिल करने की बात की है। इस प्रकार के इस प्रकार से बंधुत्व यहाँ पे लोगों के बीच बना रहे, इस प्रकार के प्रयासों के लिए भारतीय संविधान की प्रस्तावना में यह बात शामिल की गई है। इसके बाद नेक्स्ट है संप्रभुता। संप्रभुता का अर्थ क्या है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना की शुरुआत हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया से होती है। अर्थात संप्रभुता शक्ति का जो स्रोत है वह जनता में निहित है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना का अगर हम इंग्लिश वर्जन देखें तो स्टार्ट होता है वी द पीपल ऑफ इंडिया से, और हिंदी में लिखा गया है हम भारत के लोग। यहाँ से इस शीर्षक से प्रस्तावना शुरुआत होती है। इसका अर्थ क्या है कि संप्रभुता का अर्थ होता है कि शक्ति का स्रोत किसके पास है, शक्तियाँ किससे संचालित होगी। तो भारतीय संविधान के प्रस्तावना के अनुसार शक्ति का जो स्रोत है वो भारत की जनता में निहित है। अर्थात संप्रभुता जो शक्ति जो है वो जनता में निहित है। इसके बाद आगे डिस्कस करते हैं प्रस्तावना एवं 42वां संविधान संशोधन 1976। तो 42वें संविधान संशोधन 1976 से प्रस्तावना में क्या क्या चीज़ें बदली। सबसे पहला फैक्ट है 42वें संविधान संशोधन 1976 को लघु संविधान के नाम से जाना जाता है। यह 3 जनवरी 1977 को लागू हुआ। 3 मार्कर के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें ये हो जाती है। 42वां संविधान संशोधन 1976 में पारित किया गया था, इसलिए इसे 42वां संविधान संशोधन 1976 के नाम से जाना जाता है। और यह जो लागू हुआ था वह संशोधन जो लागू हुआ था वो हुआ था 3 जनवरी 1977 से। 2 चीज़ें ध्यान रखना है, 76 में संविधान संशोधन पारित होता है, 3 जनवरी 1977 को यह लागू होता है। इसे लघु संविधान क्यों कहते हैं, क्योंकि यह एकमात्र ऐसा संविधान संशोधन है जिसके माध्यम से संविधान के बहुत सारे हिस्सों में परिवर्तन किया गया था और बहुत व्यापक स्तर पर कहीं न कहीं संविधान में संशोधन किया गया था, एक ही संविधान संशोधन के माध्यम से। इस स्तर पे इसकी व्यापकता के कारण इसे लघु संविधान का दर्जा प्राप्त है, लघु संविधान के नाम से जाना जाता है। तो ध्यान रखना है 42वां संविधान संशोधन 1976 को लघु संविधान भी कहते हैं।
चलिए डिस्कस करते हैं कि 42वें संविधान संशोधन से प्रस्तावना पर क्या प्रभाव पड़ा। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा प्रस्तावना में 3 नए शब्दों को जोड़ा गया, जो इस प्रकार है। पहला है समाजवादी सोशलिस्ट, दूसरा पंथ निरपेक्ष सेक्युलर, तीसरा अखंडता इंटेग्रिटी। ये 3 वर्ड्स भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 1976 से पहले शामिल नहीं थे। कौन कौन से 3 शब्द हैं? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। ये 3 शब्दों को भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अंतर्गत शामिल नहीं किया गया था। यह शामिल हुए हैं 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा, और 1976 के बाद भारतीय संविधान में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता शब्दों को यहाँ पे शामिल कर लिया जाता है। तो सबसे पहली यहाँ पे समझने वाली चीज़ है, 42वां संविधान संशोधन 1976 लघु संविधान है, और लघु संविधान होने के बाद भी 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से प्रस्तावना पे क्या प्रभाव पड़ा? तो 3 नए शब्द जुड़े। 3 शब्द कौन से हैं? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। ये तीनों शब्द प्रस्तावना में शामिल किए गए। चलिए अब एक एक करके इन तीनों शब्दों के अर्थ समझते हैं। सबसे पहले अखंडता। तो अखंडता का अर्थ क्या है? राष्ट्र को एक सूत्र में बांधे रखने के लिए, अर्थात एकजुट बनाए रखने के लिए किए गए सभी प्रयास अखंडता के अंतर्गत इंटेग्रिटी में काउंट किए जाएंगे, गिने जाएंगे। उदाहरण के रूप में राष्ट्र को एक सूत्र में बांधे रखने के लिए कार्य किए जाने का मतलब राष्ट्र में एकजुटता का भाव बना रहे। एकजुटता बनाए रखने के लिए जिस भी प्रकार के प्रयास सामाजिक स्तर पे, शासन स्तर पे जिस भी प्रकार के प्रयास सोसाइटी में हो रहे हो, वो सभी प्रयास किस प्रकार से काउंट होंगे? वह होंगे अखंडता की श्रेणी के प्रयासों में, उनको गिना जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट है पंथ निरपेक्ष सेक्युलर। तो भारत के संबंध में पंथ निरपेक्ष शब्द का अर्थ है राज्य का स्वयं का कोई धर्म नहीं होगा तथा राज्य सभी धर्मों का आदर करेगा। यहाँ पे पंथ निरपेक्ष शब्द का भारतीय प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन से इसे शामिल किया गया है, और इसका अर्थ है कि राज्य का स्वयं का कोई धर्म नहीं होगा, अर्थात ऑफिशियली स्टेट का कोई भी एक रिलीजन नहीं होगा। स्टेट किसी भी धर्म को राज्य धर्म के रूप में दर्जा प्रदान नहीं करेगा, अर्थात राज्य का स्वयं का कोई धर्म नहीं होगा, और तथा राज्य सभी धर्मों का आदर करेगा, अर्थात राज्य की दृष्टि से सभी धर्म बराबर होंगे। राज्य के द्वारा सभी धर्मों को समान सम्मान दिया जाएगा, सभी धर्मों का राज्य आदर करेगा। इसके बाद नेक्स्ट डिस्कस करते हैं समाजवादी सोशलिस्ट। तो भारत के संदर्भ में लोकतांत्रिक समाजवाद की अवधारणा को अपनाया गया है। लोकतांत्रिक समाजवाद के समर्थक पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। यहाँ पे एक चीज़ को समझना है कि विश्व स्तर पे समाजवाद की 2 विचारधाराएं का अस्तित्व है। एक विचारधारा जिसे समाजवादी विचारधारा या कार्ल मार्क्स की समाजवाद की विचारधारा के नाम से जाना जाता है। दूसरी विचारधारा है लोकतांत्रिक समाजवाद की विचारधारा, जिसे डेमोक्रेटिक सोशलिज्म के नाम से जाना जाता है। भारतीय संविधान के अंतर्गत जो समाजवाद शब्द का उपयोग किया गया है, इसका जो अर्थ है वो लोकतांत्रिक समाजवाद के संदर्भ में है, लोकतांत्रिक समाजवाद की अवधारणा से संबंधित है, और इसी अवधारणा से संबंधित शब्द को भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अंतर्गत शामिल किया गया है। तो यहाँ पे समझते हैं कि लोकतांत्रिक समाजवाद की अवधारणा में जो तत्व शामिल है वो किस प्रकार से है। सबसे पहला तत्व है संपत्ति। तो लोकतांत्रिक समाजवाद की अवधारणा में संपत्ति पर राज्य का, अर्थात सरकारी एवं निजी क्षेत्र दोनों का अधिकार होगा, अर्थात संपत्ति पर राज्य भी अपना अधिकार रखेगा और निजी क्षेत्र भी अधिकार रखेगा। दोनों को संपत्ति से संबंधित चीज़ों के ऊपर अधिकार यहाँ पे प्राप्त होगा। इसके बाद अगला तत्व है वो है उद्योग। तो उद्योग का संचालन राज्य, सरकारी तथा निजी क्षेत्र दोनों मिलकर करेंगे, अर्थात उद्योग पर भी जो अधिकार होगा वो राज्य का भी होगा और निजी क्षेत्र का भी होगा। राज्य भी अपने उद्योग स्थापित कर सकता है, निजी क्षेत्र भी अपने उद्योग स्थापित कर सकता है, या दोनों मिलाकर भी अपना उद्योग स्थापित कर सकता है। इसके बाद अगला तत्व है संसाधन का वितरण। लोकतांत्रिक समाजवाद की अवधारणा में संसाधनों के वितरण के संबंध में यथासंभव, जहाँ तक संभव हो, नागरिकों में संसाधनों का वितरण बराबर रूप से बांटने का प्रयास किया जाएगा।
यहाँ पे एक चीज को स्पष्ट किया गया है कि संसाधनों का जो वितरण है नागरिकों में, इसके स्तर पे क्या प्रक्रिया अपनाई जाएगी कि संसाधनों का जो वितरण की बात आएगी तो संसाधनों का वितरण नागरिकों में किया जाएगा। जहां तक संभव हो सके वहां तक इस बात का प्रयास किया जाएगा कि नागरिकों में संसाधनों का वितरण बराबर रूप से किया जा सके। इसके बाद डिस्कस करते हैं प्रस्तावना से भारतीय संविधान के विषय में प्राप्त जानकारी या तथ्य। प्रस्तावना से हम भारतीय संविधान के विषय में कौन कौन सी जानकारियां प्राप्त होती है, इसे यहाँ पे डिस्कस करते हैं। सबसे पहली जानकारी है संविधान के स्रोत के बारे में। भारत की जनता संविधान का स्रोत है, क्योंकि प्रस्तावना की जो शुरुआत होती है वो होती है हम भारत के लोग, इस पंक्ति के साथ प्रस्तावना की शुरुआत होती है। इसके बाद नेक्स्ट डिस्कस करते हैं संविधान का स्वरूप। तो भारतीय संविधान का स्वरूप कैसा है, यह भी प्रस्तावना से हमें इसकी जानकारी मिलती है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य, यह जो स्वरूप है यह भारतीय संविधान का स्वरूप है। तो यदि प्रश्न पूछा जाए कि भारतीय संविधान का स्वरूप किस प्रकार से है, तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य भारतीय संविधान के अंतर्गत इसकी स्थापना की गई है। इस प्रकार से भारतीय संविधान का स्वरूप है। इसके बाद आगे चर्चा करते हैं संविधान के उद्देश्यों की। भारतीय संविधान की प्रस्तावना से संविधान के उद्देश्य की भी जानकारी मिलती है। देखते हैं एक एक करके कि कौन कौन से उद्देश्य है भारतीय संविधान के। सबसे पहला उद्देश्य है न्याय। तो न्याय, 3 प्रकार के न्याय की बात भारतीय संविधान की प्रस्तावना में की गई है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की। इसके बाद है स्वतंत्रता, 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। इसके बाद संविधान के उद्देश्य में ही प्रतिष्ठा और अवसर की समानता स्थापित करना, यह संविधान का उद्देश्य में शामिल है। इसके बाद है व्यक्ति की गरिमा एवं राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता को स्थापित करना, यह भी भारतीय संविधान के उद्देश्यों में शामिल है। और यह सभी चीजें हमें भारतीय संविधान की प्रस्तावना से इसकी जानकारी प्राप्त होती है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना से एक और जानकारी प्राप्त होती है, वह है ऐतिहासिक तिथि से संबंधित। 26 नवंबर 1949 इस दिन भारतीय संविधान को संविधान सभा के द्वारा अंगीकृत, एडॉप्ट, अधिनियमित, इनैक्ट, आत्मार्पित, गिव टू अवर सेल्फ किया गया। अर्थात यह 3 जो शब्द है, यह 3 शब्द और इन 3 शब्दों के साथ यह जो तिथि है 26 नवंबर 1949, यह तिथि की जानकारी भारतीय संविधान की प्रस्तावना से प्राप्त होती है। तो 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत किया गया संविधान सभा के द्वारा, अर्थात अडॉप्ट किया गया, इनैक्ट किया गया और आत्मार्पित किया गया, स्वयं को अर्पित किया गया, अर्थात टू गिव टू अवर सेल्फ। यह प्रोसेस जो है यह 26 नवंबर 1949 को कंप्लीट हुई। तो यह जानकारी भी संविधान की प्रस्तावना के माध्यम से ही प्राप्त होती है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट डिस्कस करते हैं प्रस्तावना से संबंधित उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के निर्णय। कौन कौन से वो निर्णय हैं जो प्रस्तावना से संबंधित है, इसे यहाँ डिस्कस करते हैं। प्रस्तावना से जुड़े हुए सुप्रीम कोर्ट के निर्णय निम्नलिखित प्रश्न यहाँ पे शामिल है। तो प्रश्नों के माध्यम से समझते हैं कि किस प्रकार के प्रश्न के उत्तर में किस प्रकार का निर्णय सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से प्राप्त हुआ है। सबसे पहला प्रश्न है प्रस्तावना संविधान का भाग है या नहीं, इसे हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इसके बाद प्रस्तावना में संशोधन हो सकता है या नहीं, इसे हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तीसरा प्रश्न है प्रस्तावना प्रवर्तनीय, एनफोर्सिएबल है या नहीं। यह 3 प्रश्न प्रस्तावना से संबंधित प्रश्न है जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है और इन तीनों प्रश्नों पर उच्चतम न्यायालय के द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा निर्णय दिए गए हैं। तो एक एक करके इन प्रश्नों के साथ में निर्णय को समझते हैं। सबसे पहला प्रश्न है प्रस्तावना संविधान का भाग है या नहीं। यह जो प्रश्न है सबसे पहले बेरुबाड़ी संघवाद 1960 में यह प्रश्न उपस्थित हुआ था कि प्रस्तावना संविधान का भाग है या नहीं, प्रस्तावना को संविधान का भाग माना जाए या न माना जाए। तो चलिए सबसे पहले बेरुबाड़ी संघवाद क्या था, इससे जुड़ी हुई चीज़ों को सबसे पहले इसकी पृष्ठभूमि को समझते हैं। इसके बाद में देखते हैं कि बेरुबाड़ी संघवाद में प्रस्तावना को संविधान का भाग माना गया है या नहीं माना गया।
तो बेरूबाड़ी जो है तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान, वर्तमान में जो बांग्लादेश है, उसकी सीमा से लगा हुआ क्षेत्र था। बेरूबाड़ी समीपवर्ती सीमा क्षेत्र के विषय में राष्ट्रपति के द्वारा अनुच्छेद 143 का उपयोग करते हुए सुप्रीम कोर्ट से परामर्शी न्याय निर्णय की मांग की गई थी। इसका अर्थ है कि अनुच्छेद 143 का उपयोग करते हुए, अनुच्छेद 143 में राष्ट्रपति के पास एक शक्ति होती है कि संविधान से जुड़े हुए जो विषय है, जिसमें सार तत्व से संबंधित कोई विषय हो, संविधान से जुड़ा हुआ कोई ऐसा विषय हो जिसमें अस्पष्टता हो, उस परिस्थिति में अनुच्छेद 143 का उपयोग करते हुए राष्ट्रपति के द्वारा सुप्रीम कोर्ट से परामर्शी न्याय निर्णय लिया जा सकता है। राष्ट्रपति के द्वारा सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांगी जा सकती है। चूंकि बेरूबाड़ी जो क्षेत्र था वो पूर्वी पाकिस्तान, वर्तमान जो बांग्लादेश की सीमा से लगा हुआ क्षेत्र था, तो इसके हस्तांतरण का विषय था कि इस क्षेत्र को के हस्तांतरण किया जाए या न किया जाए। इससे संबंधित चीज़ों के लिए यह 143 का अनुच्छेद 143 का उपयोग करते हुए बेरूबाड़ी संघवाद का जो 1960 का केस है, यह रजिस्टर्ड हुआ था और यह बाद में जाके प्रस्तावना से कनेक्ट हो जाता है। तो अब समझते हैं कि बेरूबाड़ी संघवाद 1960 में सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से क्या निर्णय प्रदान किया गया। सबसे पहले, प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय में बेरूबाड़ी संघवाद में शामिल था कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। दूसरा, यह ना तो राज्य को शक्ति प्रदान करती है और ना ही राज्य की शक्ति को सीमित करती है। तो बेरूबाड़ी संघवाद 1960 में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय में स्पष्ट रूप से कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। प्रस्तावना के द्वारा राज्य को ना तो शक्ति प्राप्त होती है और ना ही प्रस्तावना के कारण राज्य की शक्ति सीमित होती है, अर्थात प्रस्तावना ना तो राज्य को शक्ति प्रदान करेगी और ना ही राज्य की शक्ति को सीमित करेगी। बेरूबाड़ी संघवाद 1960 में ही एक प्रस्तावना से जुड़ा हुआ तथ्य और शामिल किया गया है निर्णय में, वो यह है कि प्रस्तावना का मूल महत्व संविधान के अर्थ के निर्धारण में है। वह संविधान की कुंजी है। जहां कहीं भी संविधान की भाषा और अस्पष्ट या संदिग्ध होगी, वहां अर्थ के निर्वचन, इंटरप्रिटेशन के लिए प्रस्तावना की मदद ली जानी चाहिए। प्रस्तावना को संविधान के अर्थ के निर्धारण के लिए यहाँ पे महत्वपूर्ण बताया गया है। प्रस्तावना को संविधान की कुंजी बताया गया है। इसके साथ ही यह कहा गया है कि जहाँ पे भी संविधान की भाषा अस्पष्ट हो या संदिग्ध हो, इस परिस्थिति में उसका इंटरप्रिटेशन के लिए, उसके निर्वचन के लिए, उसके अर्थ को समझने के लिए प्रस्तावना की मदद ली जानी चाहिए। यह निर्णय बेरूबाड़ी संघवाद 1960 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट के द्वारा प्रदान किया गया है और इसी निर्णय में कहा गया है कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। इसके बाद प्रस्तावना संविधान का भाग है या नहीं है, इससे जुड़ा हुआ एक और केस है, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने प्रस्तावना के संदर्भ में क्या निर्णय दिया है। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अनुसार प्रस्तावना संविधान का भाग है। संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित महान विचारों को ध्यान में रखकर संविधान का अध्ययन किया जाना चाहिए। यहाँ पे प्रस्तावना को संविधान का भाग माना है, जबकि बेरूबाड़ी केस में प्रस्तावना को संविधान का भाग नहीं माना है। साथ में यह व्यवस्था दी गई है कि संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित महान विचारों को ध्यान में रखकर संविधान का अध्ययन किया जाना चाहिए। इसके बाद प्रस्तावना संविधान का भाग है या नहीं, यह विषय दो और केस में आया था। जो दो केस है वो कौन से? इसके पश्चात सुप्रीम कोर्ट के द्वारा SR बम्बई बनाम भारत संघ 1994 तथा LIC बनाम भारत संघ 1995, इन दोनों केस में प्रस्तावना के संबंध में केशवानंद भारती केस के फैसले को दोहराया गया था। इसका अर्थ क्या हुआ कि SR बम्बई केस और LIC केस जो था, ये दोनों केस में केशवानंद भारती केस के निर्णय को दोहराया गया। अर्थ है कि प्रस्तावना को संविधान का भाग माना गया है और प्रस्तावना में उल्लेखित महान विचारों को ध्यान में रखकर संविधान का अध्ययन किए जाने की बात इन दोनों केस में दोहराई गई है। तो प्रस्तावना संविधान का भाग है या नहीं है, इस विषय से संबंधित इतने ही केस थे। इसका अर्थ है वर्तमान समय में प्रस्तावना संविधान का भाग है। इसके बाद नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। यही प्रश्न है कि प्रस्तावना में संशोधन हो सकता है या नहीं। तो इस प्रश्न का निर्णय जो है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 में इसका निर्णय प्राप्त होता है। इस निर्णय के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अनुसार क्या तथ्य है कि प्रस्तावना संविधान का भाग है, अतः संसद प्रस्तावना में संशोधन कर सकती है, किंतु
वह संशोधन संविधान के मूल ढांचे के विरुद्ध नहीं होना चाहिए। यहाँ पे दो चीजें हैं। केशवानंद भारती केस में प्रस्तावना को संविधान का भाग माना है, चूंकि संविधान के अंतर्गत संविधान संशोधन किया जा सकता है। अब प्रस्तावना को चूंकि संविधान का भाग माना है, इसलिए संसद प्रस्तावना में भी संशोधन कर सकती है, किंतु वह संशोधन जो प्रस्तावना में संशोधन किया जाए, वह संशोधन संविधान के मूल ढांचे के विरुद्ध नहीं होना चाहिए। सबसे पहले केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा मूल ढांचे के सिद्धांत को यहाँ पे प्रस्तुत किया गया था। मूल ढांचे का सिद्धांत का सरल सा अर्थ क्या है? मूल ढांचे को कहते हैं बेसिक स्ट्रक्चर। इसका अर्थ है कि संविधान के वो सभी तत्व जिनके संविधान में उपस्थित न होने से संविधान उद्देश्यहीन हो जाएगा, संविधान को जो बनाने का उद्देश्य था वह पूरा नहीं हो सकता, उन तत्वों का संविधान में बना रहना आवश्यक है। ऐसे सभी तत्वों को मूल ढांचे के तत्व के रूप में, बेसिक स्ट्रक्चर एलिमेंट के रूप में जाना जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा केशवानंद भारती केस में कहा गया कि प्रस्तावना को संविधान का भाग माना जाएगा। संसद प्रस्तावना में संशोधन भी कर सकती है, किंतु संसद जब प्रस्तावना में संशोधन करेगी तो ऐसा कोई संविधान संशोधन नहीं कर सकती जिसके माध्यम जो मूल ढांचे के विरुद्ध हो। मतलब संविधान संशोधन करते समय मूल ढांचे की अवधारणा को ध्यान में रखना होगा, संसद का यह कार्य होगा, और मूल ढांचे के विरुद्ध संविधान संशोधन के माध्यम से प्रस्तावना में संशोधन नहीं किया जा सकता है। तो इसके बाद अगला प्रश्न है, प्रस्तावना प्रवर्तनीय इन्फोर्सेबल है या नहीं है? तो सबसे पहले समझते हैं कि प्रवर्तनीय शब्द का, इन्फोर्सेबल शब्द का अर्थ क्या होता है। उसके बाद में यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के आलोक में समझेंगे कि प्रस्तावना प्रवर्तनीय है या नहीं है। तो सबसे पहले समझते हैं प्रवर्तनीय इन्फोर्सेबल क्या होता है। प्रवर्तनीय होने का अर्थ है कि संविधान के किसी भाग, अनुच्छेद का प्रवर्तनीय होने का अर्थ है उसे न्यायालय के द्वारा लागू करवाया जा सकता है। सरल शब्दों में समझे, यदि संविधान के किसी भाग या किसी अनुच्छेद को प्रवर्तनीय श्रेणी में रखा जाए तो इसका अर्थ होगा कि उस भाग को या उस अनुच्छेद को न्यायालय के द्वारा लागू करवाया जा सकता है। न्यायालय के माध्यम से इसको लागू करवाने की व्यवस्था वहां पे उपलब्ध होगी। और अप्रवर्तनीय हो, इसका ठीक विपरीत हो, नॉन इन्फोर्सिएबल हो, इसका अर्थ होगा कि वह भाग या वह अनुच्छेद न्यायालय के द्वारा लागू नहीं करवाया जा सकता। तो प्रवर्तनीय होने का अर्थ है संविधान का वह भाग या अनुच्छेद जिसको न्यायालय के द्वारा लागू करवाया जा सकता है। चलिए इसके बाद समझते हैं कि प्रस्तावना प्रवर्तनीय है या नहीं है। तो इससे संबंधित जो केस है वो है बेरुवाड़ी संघ 1960। इसमें सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अनुसार प्रस्तावना सिर्फ मौलिक सिद्धांतों और आदर्शों की अभिव्यक्ति है। वह कानूनी तौर पर न तो राज्य को कोई शक्ति प्रदान करती है और न ही राज्य की शक्ति सीमित करती है। इसलिए प्रस्तावना प्रवर्तनीय नहीं है, अप्रवर्तनीय है, नॉन इन्फोर्सिएबल है। यहाँ पे समझना यह है कि पर्टिकुलर चीज क्या है कि प्रस्तावना को, बेरुवाड़ी संघवाद के अनुसार प्रस्तावना को कहा गया कि प्रस्तावना न तो राज्य को कोई शक्ति प्रदान करेगी, ना ही प्रस्तावना की उपस्थिति के कारण राज्य की शक्ति सीमित होती है। चूंकि न राज्य को शक्ति प्रदान हो रही है, ना ही शक्ति सीमित हो रही है, इस अर्थ में प्रस्तावना प्रवर्तनीय नहीं है, अप्रवर्तनीय है। अर्थात प्रस्तावना को राज्य के, मतलब न्यायालय के द्वारा प्रस्तावना को लागू नहीं करवाया जा सकता। एक और शब्द यहाँ पे यूज होता है इसी के लिए कि वाद योग्य है या अवाद योग्य है। वाद योग्य होने का अर्थ है प्रवर्तनीय होना, अर्थात न्यायालय के द्वारा उसे लागू करवाया जा सकता है, और अवाद योग्य होने का अर्थ है कि अप्रवर्तनीय होना, नॉन इन्फोर्सिएबल होना, अर्थात न्यायालय के द्वारा उसे लागू नहीं करवाया जा सकता। तो इस प्रकार से भी यदि प्रश्न में यदि भाषा हो तो उसका अर्थ भी प्रवर्तनीय और अप्रवर्तनीय होने के ही अर्थ में होगा, इस बात को समझना है। तो बेरुवाड़ी संघ के केस के अनुसार प्रस्तावना का अर्थ क्या है? प्रस्तावना अप्रवर्तनीय है, अर्थात प्रस्तावना को न्यायालय के द्वारा लागू नहीं करवाया जा सकता। इसके बाद नेक्स्ट डिस्कस करते हैं उद्देश्य प्रस्ताव और प्रस्तावना। तो उद्देश्य प्रस्ताव और प्रस्तावना से संबंधित क्या चीजें हैं? उद्देश्य प्रस्ताव क्या है? उद्देश्य प्रस्ताव को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा संविधान सभा में पेश किया गया था, जिसके तत्वों को भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शामिल किया गया है। तो उद्देश्य प्रस्ताव एक प्रस्ताव था जिसे पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पेश किया गया था, और उसमें जो शामिल तत्व थे उन्हें भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अंतर्गत शामिल किया गया है। इस पॉइंट ऑफ व्यू से उद्देश्य प्रस्ताव काफी इंपॉर्टेंट होता है। मेंस के एग्जामिनेशंस में उद्देश्य प्रस्ताव से
क्वेश्चंस को पूछे जाने का एक मतलब पैटर्न रहा, तो उस के अनुसार उद्देश्य प्रस्ताव महत्वपूर्ण होता है। आगे देखते हैं उद्देश्य प्रस्ताव से संबंधित कौन कौन सी चीजें हैं। उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 13 दिसंबर 1946 को पेश किया गया था तथा संविधान सभा के द्वारा इसे 22 जनवरी 1947 को पारित किया गया। तो उद्देश्य प्रस्ताव को 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पेश किया गया संविधान सभा में, और संविधान सभा ने इसे 22 जनवरी 1947 को पारित किया। इसके बाद चलिए नेक्स्ट डिस्कस करते हैं उद्देश्य प्रस्ताव में कौन कौन से तत्व थे। तो उद्देश्य प्रस्ताव में जो शामिल तत्व थे वो निम्नलिखित तत्व शामिल थे। सबसे पहला है, उद्देश्य प्रस्ताव में शामिल था कि भारत एक संघ होगा जिसमें ब्रिटिश भारत के राज्य और अन्य राज्य जो भारत में शामिल होना चाहते हैं शामिल होंगे। इसके बाद नेक्स्ट है, भारत राष्ट्र एक संप्रभु गणराज्य होगा। यह दो तत्व इसमें शामिल थे। सबसे पहले कहा गया कि भारत एक संघ होगा, और वह जो संघ होगा वह ब्रिटिश भारत के राज्यों और अन्य राज्य जो ब्रिटिश भारत में नहीं है वो यदि भारत के संघ में शामिल होना चाहते हैं तो इस प्रकार के राज्यों से मिलकर भारत एक संघ के रूप में मतलब संघ के रूप में भारत का निर्माण होगा। ये उद्देश्य प्रस्ताव में शामिल था। और भारत राष्ट्र के रूप में एक संप्रभु गणराज्य के रूप में शामिल होगा, संप्रभु गणराज्य होगा। इसके बाद उद्देश्य प्रस्ताव के अगला तत्व है, जहां संप्रभु स्वतंत्र भारत और उसके घटक भागों और सरकार के अंगों की सारी शक्ति लोगों से उत्पन्न होगी, अर्थात लोगों में निहित होगी। इसका अर्थ है कि जो संप्रभु स्वतंत्र भारत होगा, वह जो भारत राष्ट्र का जब निर्माण होगा तो उसके जो घटक भागों और सरकार के अंगों की सारी शक्ति लोगों से उत्पन्न होगी, अर्थात लोगों में निहित होगी। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना की शुरुआत होती है हम भारत के लोग, और संप्रभुता जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार संप्रभुता किसमें निहित है, जब भारत की जनता में, लोगों में निहित है। तो यह जो तत्व है प्रस्तावना में जो शामिल हुआ है वो उद्देश्य प्रस्ताव से ही कहीं न कहीं प्रेरित तत्व के रूप में उसे शामिल किया गया है। इसके बाद अगला तत्व है, नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, पद, अवसर और कानून की समानता, विचार, भाषण, विश्वास, व्यवसाय, संघ निर्माण और कार्य की स्वतंत्रता, कानून और सार्वजनिक नैतिकता के अधीन होगी। जितने भी न्याय प्रदान किए जाएंगे, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, पद और अवसर की कानून की जो समानता होगी, स्वतंत्रताओं के अंतर्गत उद्देश्य प्रस्ताव में बताया गया है कि विचार, भाषण, विश्वास, व्यवसाय, संघ निर्माण और कार्य करने की स्वतंत्रताएं होगी। और यह सभी प्रकार की चीजें, जो न्याय की बात की गई है, जो समानता की बात है और जो स्वतंत्रता की बात की गई है, वह कानून और सार्वजनिक नैतिकता के अधीन होगी, अर्थात कानून और सार्वजनिक नैतिकता के अधीन रहते हुए ही इन स्वतंत्रताओं को प्रदान किया जाएगा। इस प्रकार के न्याय का क्रियान्वयन किया जाएगा। तो यह सभी तत्व कहाँ से शामिल है, उद्देश्य प्रस्ताव से शामिल है। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय। और उद्देश्य प्रस्ताव में भी 3 न्याय की बात की गई है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय। इसी प्रकार से यदि हम स्वतंत्रता की ओर देखें तो 5 प्रकार की स्वतंत्रताएं वहां पे शामिल है, और वह स्वतंत्रताएं भी कहीं ना कहीं यहाँ से एक स्तर पे जाके प्रेरित होकर उद्देश्य प्रस्ताव से प्रेरित यहाँ पे दिखाई पड़ती है। तो उद्देश्य प्रस्ताव से जो चीजें थी वह आधारशिला के रूप में एक स्तर पे जाके भारतीय संविधान में वहां पे शामिल होती है। चलिए इसके बाद अगला तथ्य देखते हैं जो उद्देश्य प्रस्ताव में तत्व शामिल था, अल्पसंख्यक वर्ग व पिछड़ी जाति के हितों की रक्षा होगी। अगला तत्व है, गणतंत्र की एकता और अखंडता को, भूमि, समुद्र और वायु पर उसके अधिकार को सभ्य राष्ट्रों के कानून के अनुसार बनाए रखा जाएगा। और इसके बाद अगला तत्व है, राष्ट्र शांति एवं विश्व कल्याण को बढ़ावा देने के लिए योगदान देगा। तीनों को समझते हैं। उद्देश्य प्रस्ताव में स्पष्ट रूप से कहा गया कि अल्पसंख्यक वर्ग व पिछड़ी जातियों के हितों की रक्षा की जाएगी। गणतंत्र की एकता और अखंडता को किस प्रकार से बनाए रखा जाएगा, तो इसके लिए स्पष्ट रूप से कहा गया है कि गणतंत्र की एकता और अखंडता को भूमि, समुद्र और वायु पर उसके अधिकार को जो सभ्य राष्ट्रों के कानून है, उन सभ्य राष्ट्रों के कानूनों का पालन करते हुए उसी के अनुरूप कानून बनाकर उसी के अनुरूप उसका मतलब उसकी एकता और अखंडता, गणतंत्र की एकता और अखंडता की रक्षा की जाएगी। इसके बाद में
राष्ट्र शांति एवं विश्व कल्याण को बढ़ावा देने के लिए योगदान देगा। अर्थात राष्ट्र शांति के लिए, विश्व शांति की बात और विश्व कल्याण के लिए अपने स्तर पे जो भी कार्य कर सकता है वह कार्य करने के लिए राष्ट्र के द्वारा अपने स्तर पे कार्य करेगा, राष्ट्र इसमें योगदान देगा। यह सभी तत्व उद्देश्य प्रस्ताव के अंतर्गत यहाँ पे शामिल किए गए हैं। इसके बाद आगे चर्चा करते हैं प्रस्तावना से संबंधित विशेष तथ्यों की। तो प्रस्तावना से संबंधित विशेष तथ्य है, प्रस्तावना गैर न्यायिक प्रकृति की है, अर्थात इसकी व्यवस्थाओं को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। यहाँ पे एक शब्द को समझना है, लिखा हुआ है गैर न्यायिक प्रकृति। यदि इस प्रकार से शब्द आए कि प्रस्तावना अप्रवर्तनीय है, प्रस्तावना अवाद योग्य है या प्रस्तावना की प्रकृति गैर न्यायिक है, तीनों का अर्थ यही होगा, तीनों का अर्थ यही है कि प्रस्तावना को न्यायालय के अंतर्गत चुनौती नहीं दी जा सकती, प्रस्तावना को न्यायालय के द्वारा लागू नहीं करवाया जा सकता। एग्जाम में जिस भी प्रकार से शब्द आए इसको ध्यान में रखना है और उन शब्दों का एक ही अर्थ है, इसे समझना है। और इसके साथ क्योंकि 3 मार्कर के क्वेश्चंस में भी और 5 मार्कर क्वेश्चंस में भी यह टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, 11 मार्कर में भी आपसे क्वेश्चंस बनता है। इसलिए प्रस्तावना की प्रकृति के लिए सामान्य रूप से पूछा जाए कि प्रस्तावना की प्रकृति किस प्रकार की है। एक शब्द आपको लिखना है, गैर न्यायिक प्रकृति है, अप्रवर्तनीय है या अवाद योग्य है। तीनों में से जो भी शब्द हो वह कहीं ना कहीं 3 मार्कर के क्वेश्चन के लिए वहाँ पे सुटेबल हो जाएंगे। तो इस प्रकार से इसकी प्रकृति को ध्यान में रखना है। इसके बाद नेक्स्ट डिस्कस करते हैं प्रस्तावना से संबंधित विशेष कथन को। यहाँ पे कुछ विशेष कथनों को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। कथनों को डिस्कस करना, कोटेशन को कोट करना इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि 5 मार्कर और 11 मार्कर जो आंसर्स होते हैं इसमें कहीं ना कहीं कंक्लूजन के रूप में इन कोटेशंस को उपयोग किया जा सकता है। तो चलिए एक एक करके डिस्कस करते हैं। संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है, यह सर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर का कोट है। नेक्स्ट है, प्रस्तावना हमारी संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य का भविष्य फल है, यह के.एम. मुंशी का कोट है। इसके बाद नेक्स्ट है, प्रस्तावना संविधान का कुंजी नोट है, सर अर्नेस्ट बारकर का यह कोट है। और नेक्स्ट, यह संविधान की कुंजी है, संविधान का आभूषण है, यह एक उचित स्थान है जहां से कोई भी संविधान का मूल्यांकन कर सकता है। यह कथन है पंडित ठाकुरदास भार्गव का। चलिए इसके बाद लेक्चर के नेक्स्ट सेशन में मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम में कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं। सबसे पहले अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन, ये 3 मार्कर क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन के लिए 3 मार्क्स मिलते हैं एग्जामिनेशन में और इसका जो आंसर है वह 10 शब्दों में या एक पंक्ति में देना होता है। अधिकतम एक पंक्ति में या 10 शब्दों के अंतर्गत इसका आंसर देना होता है। तो सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, संविधान की प्रस्तावना में शामिल 5 स्वतंत्रताओं के नाम लिखिए। दूसरा क्वेश्चन है, गणराज्य शब्द का अर्थ बताइए। ये क्वेश्चन के मॉडल आंसर्स आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगे। एफर्ट्स टू राइस चैनल के टेलीग्राम ग्रुप में आपको इसके आंसर्स मिलेंगे। हर क्वेश्चंस के आंसर्स आपको इसी पीडीएफ में, यहाँ पे एक पीडीएफ में अवेलेबल हो जाएंगे। आप वहाँ पे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करके वहाँ से मॉडल आंसर्स कलेक्ट करके चीज़ों को वहाँ से इम्प्रूवमेंट के लिए आप वहाँ से देख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अति लघु उत्तरीय प्रश्नों के ही श्रेणी में है। तीसरा प्रश्न है, प्रवर्तनीय शब्द का अर्थ क्या है अर्थ यह बताना है। तो संप्रभुता का अर्थ समझाइए। यह भी आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन कर लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट है, लघुत्तरीय प्रश्नों का सेगमेंट है। 5 मार्क्स मिलता है, 5 मार्कर क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन के लिए 5 मार्क्स होता है। आंसर की लिमिट है 50 वर्ड, 5 से 6 पंक्ति के अंतर्गत इसका आंसर देना होता है। और पहला क्वेश्चन है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न तथा भारतीय प्रस्तावना में शामिल संप्रभुता शब्द का अर्थ समझाइए। और इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, लघुत्तरीय प्रश्न का ही प्रश्न है ये, और प्रश्न है, प्रस्तावना संविधान का भाग है या नहीं, उच्चतम न्यायालय के निर्णय के आलोक में समझाइए। यह आंसर भी आपको टेलीग्राम ग्रुप में अवेलेबल मिलेगा। इसके बाद नेक्स्ट है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, 11 मार्क्स के लिए प्रश्न है। इसकी जो वर्ड लिमिट है वह है 200 शब्दों की। प्रश्न है,
प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा क्या परिवर्तन हुआ, विस्तृत व्याख्या कीजिए। और इसके बाद में नेक्स्ट जो प्रश्न है वह प्रश्न है दीर्घोत्तरीय प्रश्न के ही श्रेणी में, और प्रश्न है भारतीय संविधान से संबंधित उद्देश्य प्रस्ताव क्या है, इसमें शामिल तत्वों का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। और इन दोनों दीर्घोत्तरीय प्रश्नों के आंसर आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिलेंगे। इस प्रकार के अरेंजमेंट की बेसिक चीज़ें क्या है, ताकि एक ही लेक्चर में अगर हम प्रैक्टिस करें तो आंसर्स की प्रैक्टिस भी हो जाए। दूसरी चीज़ ये है कि हर लेक्चर के साथ में यदि आंसर्स को लिखा जाए तो लेक्चर काफ़ी लेंदी हो जाएगा और बहुत सारे लेक्चर्स में इसके लेवल पे कवर करना है, इसलिए कहीं ना कहीं आपको टेलीग्राम ग्रुप से यहाँ से आंसर्स मिल जाएंगे, जिसको आप अपनी सुविधा के अनुसार कभी भी उससे रिलेटेड चीज़ों को वहाँ से पढ़ सकते हैं। इसलिए आप एफर्ट्स टू राइज चैनल के टेलीग्राम चैनल को भी यहाँ पे ज्वाइन कर लेंगे। इसके बाद वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि सबसे पहले अपडेटेड इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचे और आप बेहतर तरीके से प्रिपरेशन कर पाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।